नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल नहीं होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। कई नामों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जातिगत समीकरणों पर फिर से बात होगी, क्षेत्रीय समीकरणों पर भी बात होगी और कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 24 के आम चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर समीकरण को साधते हुए ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाना जरूरी है। कई नाम ऐसे हैं जिन्हें लेकर पेच फंसा हुआ है, जातिगत समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण। केंद्रीय नेतृत्व से एक बार फिर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, कल नहीं होगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार। पहले ये खबर थी कि कल तक हो जाएगा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कल कई नामों को लेकर पे फंसा हुआ है और ऐसे में एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा दोबारा की जाएगी। तो नाम किनके लगभग तय हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कल होगा नहीं होगा, इस तमाम कयासों के बीच अब यह खबर कि कल नहीं होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस? वजह क्या है? कितने नाम हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है? हाँ, देखिए, बिल्कुल ऐसी तैयारी थी और ऐसा माना जा रहा था कि 19 दिसंबर की शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और लगभग इसकी तैयारियां उसके लेकर चर्चा भी जोरों पर थी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से बैठक के बाद जो कुछ नामों को लेकर चर्चा होना थी वो चर्चा कुछ ना कुछ वजह से टल गई। कुछ नामों को लेकर उलझन हो गई और ऐसे 4 से 5 नाम है जिनको किस तरह एडजस्ट किया जाए, मंत्रिमंडल में लिया जाए नहीं लिया जाए, इसको लेकर पेच फंस गया और इस कारण मंत्रिमंडल विस्तार अब ऐसा लग रहा है कि 21 या 22 दिसंबर तक टल जा सकता है। अब 21 या 22 दिसंबर में से किसी एक तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि ऐसे पूर्व मंत्री जिन्हें हटाने को लेकर चल रहा था कि इन्हें बाहर ड्रॉप किया जाए, आउट किया जाए और इनकी जगह कुछ नए चेहरों को इन किया जाए, तो वो सहमति नहीं बन पाई है और इस कारण एक बार ऐसा फिर माना जा रहा है कि कल दिल्ली में फिर मध्य प्रदेश के कुछ नेता प्रमुख रूप से जो यहाँ पर इस पूरे बागडोर संभाले संगठन में जो देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों उनसे समीकरण फिट बैठना चाहिए, वो नेता कल वापस से दिल्ली जा सकते हैं, ये सूचना है। और एक बार फिर से दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या जो केंद्रीय नेतृत्व के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है और जो आखिरी 4-5 नामों को लेकर गतिरोध आ रहा है उसको सुलझाया जाएगा और उसके बाद ही अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो कौन से नाम हैं जिन्हें ब्रेकर की तरह जो काम कर रहे हैं, फिलहाल जल्द ही उनको क्लियर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में वहीं जेपी नड्डा के आवास पर महामंथन के बाद एमपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा तेज है। माना यह जा रहा है कि नाम तय हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और जैसे ही ये अड़चनें दूर हो जाएंगी, इन नामों को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों पर मुहर लग चुकी है और अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। मसलन प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपतिया उइके। सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए तय हो चुका है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके नाम मंत्री पद के लिए करीब करीब तय हैं। मसलन रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय के कारण अभी चर्चा बाकी। तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, विष्णु खत्री, भगवान दास सबनानी, अशोक रोहाणी, हेमंत खंडेलवाल, निर्मला भूरिया, प्रदीप लारिया, संजय पाठक। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर साफ किया कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य मिलकर नाम तय करेंगे।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करे। हालांकि रमेश मेंदोला को लेकर कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की वजह से इन पर चर्चा होना बाकी है, जबकि भगवान दास सबनानी और अशोक रोहाणी दोनों ही सिंधी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इनमें से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर फाइनल चर्चा होना अभी बाकी है। हालांकि बीजेपी ने एमपी में मुख्यमंत्री के चयन में सियासी पंडितों को चौंकाया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी एक बार फिर चौंका सकती है। मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी के कई दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक सियासी गलियारे में कुछ नेताओं के नाम चल रहे हैं जिनको इस बार मौका नहीं मिल सकता है। दिल्ली में रविवार को हुई बैठक के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई। एक तरफ कुछ नेताओं के नाम मंत्री पद के लिए तय हो जाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं पर अब भी चर्चा हो रही है। मसलन भूपेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, शैलेंद्र जैन या अनिल जैन, जयसिंह मरावी। वहीं कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे भी हैं जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों को मंत्री पद का मौका नहीं मिल सकता है। खासकर 3 बार के मंत्रियों को इस बार मौका नहीं मिल सकता है। ऐसे नामों में गोपाल भार्गव, विजय शाह, जयंत मलैया, अर्चना चिटनिस, मीना सिंह, अजय विश्नोई जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ चर्चा भी हो सकती है। वास्तव में बीजेपी के आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व ने क्या नाम तय किए हैं, ये मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही साफ होगा। शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली जाने वाले हैं। वो दोपहर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि नई जिम्मेदारियों को लेकर जेपी नड्डा उनसे बात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से कल शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। उनकी क्या नई जिम्मेदारी हो सकती है, इसको लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा होना संभव है। हो जाएगा, आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या चर्चा होगी इसको लेकर? अब चर्चा होगी यहाँ थोड़ी मुझे पता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सर, कल भी एक बैठक हुई थी दिल्ली में तमाम बड़े मध्य प्रदेश के नेता के मंत्रिमंडल को लेकर, क्या उस पर भी चर्चा हो सकती है? अब मेरी जानकारी में नहीं। आपकी सर रमेश नाइक जी राष्ट्रपति से मुलाकात है? मेरी अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है कि मैं आऊँ। वहीं एमपी विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। आज कुल 207 विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने शपथ दिलाई। कमलनाथ समेत 22 विधायकों को शपथ दिलाया जाना बाकी है। इससे पहले 16वीं विधानसभा की कार्यवाही वंदे मातरम के साथ शुरू हुई। सबसे पहले प्रमुख सचिव ने निर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी और सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली। सीएम के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को शुभकामनाएं भी दी। वहीं सीएम ने कहा कि हम विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता होने के नाते से विपक्ष के सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नित नई
नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है, वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं, उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस के विधायक एक साथ पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायकों की अगुवाई की। उनका कहना था कि कांग्रेस एकजुट है और यही संदेश देने की कोशिश भी की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कांग्रेस विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायकों की अगुवाई की। एक साथ विधानसभा पहुंचने के पीछे मकसद क्या था, इसको लेकर उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता हार के बाद हमारे उनका मनोबल नीचे है और मैं चाहता हूं कि सभी मिलके एक संदेश दे कि पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव हर चुनौती को लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। उसी उद्देश्य से, बाकी ऐसा कोई अलग से कोई उद्देश्य नहीं है। उधर आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे विक्रांत भूरिया ने साफ किया कि भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन आदिवासियों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी को सदन में वॉक ओवर नहीं मिलने वाला। जिस तरह से हमने संघर्ष करा था, क्योंकि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में भी पूरे जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे, उसको लेकर हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़े थे। अब वो लड़ाई जो जल जंगल जमीन की है, वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी और हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। बीजेपी ये बिल्कुल मुगालते में नहीं रहे कि हम कम हैं। हमारे जितने विधायक हैं, पूरे उनके विधायकों पर भारी पड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन में बदलाव हुआ। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बने उमंग सिंघार ने सदन में कांग्रेस की उपस्थिति दमदार रहे, इसकी कोशिश की। हालांकि ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति किस तरह और कितने दमदार तरीके से बनाता है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, जहां कांग्रेस के विधायक डिनर पर जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सबको डिनर पर ले जा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर अब रणनीति तय होगी, बीजेपी को घेरने की रणनीति बनेगी। और आज शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई थी उमंग सिंघार की ओर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने सभी को डिनर पार्टी के लिए बुलाया है। और डाइनिंग टेबल पर, खाने की टेबल पर यहां बीजेपी को कैसे घेरा जाए सदन के अंदर, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, डिनर पर बुलाया है नेता प्रतिपक्ष ने, डिनर डिप्लोमेसी पर क्या है जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सब लोग नए कुछ लोग चुनकर आए हैं और जो 15वीं विधानसभा में, माफ कीजिएगा 16वीं विधानसभा में जो लोग चुनकर आए हैं, उन सबके साथ आज एक सौजन्य भेंट रखी गई। उन्होंने कहा कि देखिए, लगातार चुनाव के दौरान रहे, आज सब लोग बैठकर डिनर करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक लोग हैं, जब एक साथ जब बैठते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बातें तो होंगी होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का जो रवैया है, जिस तरीके से जो नीतियां हैं उनकी, उसको लेकर जनता के बीच जाना कि किस तरीके से वो जनता के लिए हितकारी नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, इस सब को लेकर भी चर्चा आज यहाँ इस बैठक में की जानी है। तो अब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, बदली सी कांग्रेस नजर आ रही है। आमतौर पर पीसीसी के तीसरे माले पर बैठकर यहाँ पर होती थी, लेकिन उमंग सिंघार और ज्योति पटवारी के बनने के बाद अब परिवर्तित नजर आ रही है कांग्रेस। और यही कारण है कि निजी होटल में इस बैठक को आहूत किया गया और डिनर बुलाया गया। यानी सभी जो विधायक हैं जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर राजधानी भोपाल में, उन सबको आज डिनर के लिए बुलाया गया था। और अब सब जो है वे करके आने का सिलसिला भी उनका शुरू हो गया। तो मोटिव वही है कि किस तरीके से सरकार को सदन में घेरना है, इसको लेकर रणनीति बननी है। इसके अलावा
आगामी समय में किस तरीके से विधायक अपने अपने इलाके में काम करेंगे और उनकी क्या रणनीति रहेगी सरकार को घेरने को लेकर, इन सब को लेकर आज विस्तृत चर्चा जो है वो इस बैठक के माध्यम से की जानी है। तो तमाम जो विधायक हैं धीरे धीरे देखिए आप पहुंचने का सिलसिला जारी है। रामनिवास रावत जी काफी सीनियर विधायक हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी बैठक आज विधायक दल की हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? विधायक दल की बैठक को किस तरीके से देखेंगे? विधायक दल की बैठक में हाउस कैसे चलाया जाए, हाउस में किस तरह से व्यवहार किया जाए, किस तरह से सरकार पर आक्रामक रहा जाए, इसके संबंध में चर्चा होनी है। कांग्रेस बदली से नजर आई, अब डिनर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डिनर पे आए हैं आज आप लोग? नहीं, ये तो हमेशा प्रथा रही है, जितने भी CLP लीडर बने हमेशा अगर वो भोज देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, वो भोज पहले से देते आ रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये कोई नई बात है, नई बात नहीं है। तो सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के विधानसभा को लेकर? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण आने दो, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा राज्यपाल का अभिभाषण आने के बाद इन्होंने जो वायदे किए हैं उनको कितना वो क्रिया रूप में बदलते हैं, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। सर, एक जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि 38 योजनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगाने का प्लान सरकार का है, बजट नहीं है, तो इसी की चर्चा करना तो सबसे बड़ी बात उठाने की बात है। अगर केवल चुनाव के लिए घोषणाएं करना और चुनाव के लिए योजनाएं तो लागू बिल्कुल शैलेंद्र, तो पूरी स्ट्रैटेजी जो है खाने की टेबल पर डिसाइड की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो विधायक पहुंचने भी शुरू हो गए हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की परंपरा का पालन कांग्रेस पे होता रहा है। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां परासिया विधायक का बेटा आदित्य वाल्मीकि गिरफ्तार किया गया है। आदित्य की पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। विधायक के बेटे पर पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप थे। तो विधायक सोहन वाल्मीकि के बेटे आदित्य वाल्मीकि को अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक के बेटे की पत्नी ने सुसाइड कर लिया था और विधायक के बेटे पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप थे। वहीं ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल का असर हुआ है। एबीवीपी के छात्रों को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। छात्रों ने वीसी की जान बचाने के लिए जज की कार छीन ली थी और कार के जरिए घायल वीसी को अस्पताल पहुंचाया था। कार के ड्राइवर ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दी थी। बाद में मामले के तूल पकड़ने पर सीएम ने सीआईडी जांच के आदेश दिए थे और कहा कि घटना का मानवीय पहलू भी है, हालांकि तरीका जरूर छात्रों का गलत था। और अब खबर नर्मदापुरम से, जहां इटारसी में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए और थाने का घेराव कर दिया। स्थानीय लोगों ने हत्यारे को फांसी देने और उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि इटारसी के नाला मोहल्ला क्षेत्र में शुक्रवार रात 4 युवकों में से योगेश मेहरा नाम के युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से क्षेत्र के लोगों में आरोपियों को लेकर काफी आक्रोश है। मारा है ना चाकू से, नहीं चाकू तलवार है, बंदूक है, उससे मार कर नाली में पटक दिया साहब। अब क्या चाह रहे हैं? आप थाने में आए आज, उनको तो जितना को फांसी। उनकी मांग थी कि ये जो आरोपी हैं इनको फांसी की सज़ा दी जाए। तो उनको बताया गया है कि मामले में अभी विवेचना जारी है, ठोस सबूत आरोपियों के खिलाफ एकत्रित कर माननीय न्यायालय में पेश किए जाएंगे और आगे उस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उनको समझाया गया इस बारे में। और अब खबर हरदा से, जहां 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। परिजनों की सूचना पर बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों ही आरोपी पीड़ित की पहचान के बताए जा रहे हैं। हरदा में 5 साल 2 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक को पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। अभी एक को राउंड अप नहीं किया गया है, उसके लिए श्रीमान एसपी सर के द्वारा इसमें टीम गठित कर दी गई है और उसकी भी तलाश पता रसी की जा रही है। बच्ची कहाँ मिली मैडम? बच्ची उसके घर के पास ही एक नाला था।
हरदा में कलाकारों ने नेपाल के जनकपुर धाम में 11,011 वर्ग फीट की शानदार कलाकृति बनाकर इतिहास रच दिया है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज की कलाकृति होने का दावा किया जा रहा है। नेपाल में विवाह पंचमी महोत्सव में 11 तरह के अनाजों से कलाकृति को तैयार किया गया था। सीताराम विवाह की कलाकृति के लिए 101 क्विंटल अनाज का इस्तेमाल किया गया था। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बाघ और बाघिन भी लोगों को नजर आ रहे हैं। सफारी ट्रैक पर अचानक बाघिन पर्यटकों के सामने आ गई। बाघिन को देख लोग रोमांचित हो गए। बाघिन के साथ 3 शावक भी, देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पीछे टूरिस्ट की गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी जो धीरे धीरे चल रही हैं और यहाँ पर मां आगे चल रही है और पीछे 3 शावक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि बाघिन ने 6 महीने पहले शावकों को जन्म दिया है और यहाँ देखिए मां के साथ 3 जो शावक पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइए अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ।